अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है एक स्पेशल। मैं हूँ रिमशा शब्बीर। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बन्नू का अहम दौरा किया। इस मौका पर वो दहशतगर्दी से मुतल्लिक आला सतही इजलास में शरीक हुए और जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद होने वाले 12 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने यह वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा और इसमें किसी इबहाम की गुंजाइश नहीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बेशतर वाक़यात के पीछे अफ़गानिस्तान से आने वाले अनासिर और उनके सहूलतकार हैं, जिन्हें भारत की पुष्ट पनाही हासिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान को दो टोक पैगाम दिया गया है कि वो खारजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करें। गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों का इनखला नागुज़ीर है। कौम, फ़ौज और रियासत मिलकर भारत की प्रॉक्सियों के खिलाफ मुत्तहिद खड़ी है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने बन्नू CMH में ज़ख्मियों की इयादत भी की और सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोर कमांडर पेशावर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जौहर सलीम, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ जौहर सलीम साहब मैं आपसे करूंगी। हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू का दौरा किया है और जो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं, फितना और खारिज के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं, और इनका दौरा किस तरह से आप देखते हैं और फितना और खारिज का सर उठाना और इनकी सरगोबी किस तरह से देखते हैं आप इस सारे सिनेरियो को? जी बिल्कुल, ये जो दौरे हैं इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये मसला पाकिस्तान के लिए कितना अहम है। इस वक़्त पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें पिछली कुछ दहाइयों में 150-200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का नुकसान, इकोनॉमिक लॉसेस लिए हैं और लाख से ज़्यादा हमारे लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं इसमें। और ये हम सब जानते हैं कि ये जो फितना है और ये सारी जो दहशतगर्दी है ये कहाँ से आ रही है। इसमें इसके पीछे हिंदुस्तान है और इसमें इसके पीछे वो अफगानिस्तान में सेफ हेवन्स हैं जो उनको मिले हुए हैं इन दहशतगर्द तंजीमों को। तो हिंदुस्तान की पॉलिसी तो बिल्कुल आया है, वो तो अजीत डोवाल जो है, जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पिछले 10 साल से ही है, इस वक्त तो बल्कि ज़्यादा हो गया साल। तो उसकी एक पॉलिसी थी ऑफेंसिव डिफेंस, जिसमें उसका बुनियादी जो कलिया था वो ये था कि जी वो प्रॉक्सीज को यूज़ करेंगे। और प्रॉक्सीज कौन थी? वो प्रॉक्सीज जो है ये दहशतगर्द तंजीमें हैं कि वो उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, जो उनका ख्याल में उनके दिफा को मजबूत करता है। तो वो पॉलिसी है, उसकी वजह से हमने देखा इन दहशतगर्द तंजीमों को वो फंड्स भी देते हैं, उनको असला भी देते हैं, उनको इंटेलिजेंस भी देते हैं, उनको हर तरह से उनकी मदद करते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में एक अभी भी उनको सेफ हेवन्स मिले हुए हैं, जो है ना एक स्पेस उनको मिली हुई है इन तंजीमों को। वो बहुत सारी तंजीमें जो हैं वहाँ पे बेस्ड हैं बल्कि, और वहाँ से वो फिर सारा ऑर्गेनाइज करती हैं अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो इसमें पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है अफगानिस्तान पे डाल भी चुका है और अभी तक ज़ाहिर है सस्टेन कर रहा है। अफगानिस्तान में जब ये तालिबान हुकूमत है, उन्होंने बहुत सारे वादे भी किए थे जब वो इस बार इक़्तिदार में आए थे, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स भी की थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि वो वादे भी वफा ना हुए, वो कमिटमेंट्स भी पूरी नहीं हुई और अभी तक वो कार्रवाइयाँ वहाँ से वैसे ही जारी हैं। अभी भी आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी चीन में एक मीटिंग हुई थी जिसमें अफगान वजीर खारजा थे, पाकिस्तान के वजीर खारजा और चीन के वजीर खारजा, ट्राइलेटरल मीटिंग थी और उसमें बहुत ही यकीन दहानियाँ कराई गई थी जो है। तो अब पाकिस्तान ने तो इसमें जो है ना एक बायलैटरल जो दो तरफा फोरम है उसमें भी उन पर बहुत ज़्यादा हम जोर देते हैं। उसके बाद जो है रीजनल जो है ना जो मैकेनिज्म है ट्राइलेटरल, जिस तरह मैंने एक जिक्र किया, और भी बहुत सारे हैं कि ऐसे हैं जिसमें रूस शामिल है, दूसरे मुल्क शामिल हैं, उससे भी उनके ऊपर प्रेशर हम जनरेट करते हैं। फिर इंटरनेशनली भी हमने तो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम से भी, जो SCO के फोरम से, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीलैटरल, वहाँ से भी। लेकिन उस सब ब्रिगेडियर साहब का मौक़िफ़ इसके ऊपर रख लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस दौरे को और फिर साथ ही साथ फितना और खारिज का सर उठाना? जी हाँ, देखें, एक तो दौरा इम्पोर्टेंट था और फितना और खारिज का सर उठाना, देखें कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि लेट्स अंडरस्टैंड कि 2020 में देवर 49 टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान में हुए। 15 अगस्त 2021 के बाद जब से तालिबान ने टेक कवर किया तो हमने सर्ज देखी टेररिस्ट अटैक्स में, क्योंकि इन्होंने जो टेररिस्ट से जेलों में बंद थे उनको रिलीज कर दिया,
और सब्सिक्वेंटली सिंस दे वर द ऑफ द सेम कॉइन, दोनों तरफ से अगर आप देखा जाए, क्योंकि इनकी एलिजियंस है ये दहशतगर्दों के मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा के, सो देयरफॉर सिंस दे हैव फॉट टुगेदर, तो उनको फैसिलिटेट किया, उनको सेफ हेवंस दिए, और सब्सिक्वेंटली जो अफगान लेफ्ट और वेपन्स थे वो भी इनको मिल गए हैं। सो दे आर नो यूजिंग दिस दहशतगर्द टेररिस्ट, फितनल ख्वारिज भी, फितनल हिंदुस्तान भी, अगेन एज पाकिस्तान एज ए लेवरेज के तौर पे पाकिस्तान को बेसिकली प्रेशराइज करना चाहते हैं फॉर देयर जो इन्वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, और या पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, और भी ज्यादा फैक्टर्स हैं। फिर ऊपर से देखें कि बारहा पाकिस्तान इनको सबूत दे चुका है, दे रहा है, और इवन चाइनीज इसमें आए, उन्होंने भी सबूत दिए, रशियंस ने भी कंसर्न अपना शो किया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ने भी कंसर्न शो किया, और अब अमेरिका ने भी जिस तरह डिक्लेयर कर दिया फितनल हिंदुस्तान को एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें भी क्लैरिटी आ गई है। और इसके बावजूद जब हमने कहा कि ये देर रात देखें, करजई और अशरफ गनी की जब हुकूमत थी, देवर 66 ट्रेनिंग कैंप्स जो राह चला रही थी। आज अफगानिस्तान के अंडर देर आर 57 कैंप्स जो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज हो रहे हैं, वो फितनल ख्वारिज भी यूज कर रहे हैं, फितनल हिंदुस्तान भी यूज कर रहे हैं। और अभी देखें इंडिया भी इसमें फंडिंग तो इंडिया की तरफ से आ रही है, लॉजिस्टिक्स आ रही है, फैसिलिटेशन हाइड्रोट्स अफगानिस्तान की तरफ से। सो देयरफॉर आज के विजिट में दो टोक एक प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दिया है अफगानिस्तान को, दिस क्लैरिटी के साथ वो हमें बताएं आइदर दे आर विद द फितना या फिर वो पाकिस्तान के साथ हैं। सो पाकिस्तान के पास 100 से ऊपर लिवरेजेस हैं जिनको अभी हमने यूज नहीं किया है। सो पाकिस्तान जब वो यूज करेगा तो अफगानिस्तान को तकलीफ होगी। ईरान के साथ हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि इंडिया ने कोशिश की थी और अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को बाईपास करें, चाबहार से दिलाराम, जरंज और काबुल, कंदहार एंड सेंट्रल एशिया। सो वो रूट अभी इनका नहीं चल सकेगा, क्योंकि ईरान भी समझ गया है कि वहां पे क्या मसाइल हैं। सो देयरफॉर ईरान अफगान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सो अब देयरफॉर अब देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कंसर्न है, दोहा अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, देयर इज नो इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, खवातीन के साथ जो वहां पे मजालिम हो रहे हैं। सो पाकिस्तान ने क्लैरिटी दी है एंड पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू स्ट्राइक इनसाइड अफगानिस्तान। पहले किया था, करते रहेंगे। जहां से तश्कीलें रवाना होती हैं, जहां तश्कीलों की प्लानिंग होती है, क्योंकि यही लोग आते हैं। देखें आज अगर साउथ वजीरिस्तान में जो लोग आते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? ये पक्तिका से आ रहे हैं, क्योंकि तालिबान का गढ़ वहां पे है। बाजोड़ में लोग कहाँ से आ रहे हैं? कुनर से आ रहे हैं, क्योंकि कुनर में तालिबान और अलकायदा वाले बैठे हुए हैं। सो क्लैरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर ने अफगानिस्तान को भी पैगाम दिया है, इंडिया को भी पैगाम दिया। इंडिया इज ऑलरेडी एक्सपोज्ड फॉर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, जो कनाडा में किया, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में, इनसाइड पाकिस्तान यहाँ पे है। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी अंडरस्टैंड पाकिस्तान को। तो एक वाज़ेह मौक़िफ़ का पाकिस्तान ने क्लैरिटी के साथ इनको अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने तो अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। जौहर सलीम साहब, क्या लगता है कि अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है, दहशतगर्दी को हवा दे रहा है, और साथ ही साथ हमें सिफारती सतह पर क्या करने की ज़रूरत है? देखिए सफारती सतह पर तो जैसे मैंने बताया कि हमने एक सैरुखी जो है ना मल्टी फैसेटेड, जिसमें बायलैटरल, रीजनल और फिर इंटरनेशनल, तीनों तरफ से उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट किया है। अब अफगानिस्तान का मसला ये है, जिस तरह बेगेरी साहब ने भी जिक्र किया, कि जो ये तालिबान हैं उनके साथ ये जो TTP वाले हैं और इस तरह के ग्रुप्स हैं कई, वो जब इनकी रेजिस्टेंस चल रही थी उस वक्त बहुत सालों से, तो उसमें वो इनके साथ शाना बशाना जो है शामिल रहे हैं उसमें। तो इसलिए वो समझते हैं कि आइडियोलॉजिकली जाहिर है ये पार्टनर्स भी हैं रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं तालिबान में कि जो है ना उनको अपने से उतना ज़्यादा नहीं समझते कि ये हमसे मुख्तलिफ हैं, और उसी वजह से वो उनको सपोर्ट जो है अभी तक मिल रही है। जब कभी कभी एश्योरेंसेस तालिबान दे भी देते हैं हमें कि जी बिल्कुल अब नहीं होगा इसके बाद और सारा, तो वो और फिर तालिबान भी एक होमोजेनस ग्रुप उस तरह से नहीं है, उसके अंदर भी तालिबान जो है उनके अंदर भी कई ग्रुप्स हैं और उनकी अपनी अपनी सियासत है, तो उसका ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और वही है, हमने तो देखें पाकिस्तान ने तो जो हमारे पास लेवरेजेस की बात की अभी इन्होंने, तो उसमें फाइनेंशियल लेवरेजेस भी हैं, काइनेटिक लेवरेजेस भी जो हमने इस्तेमाल की, डिप्लोमेटिक लेवरेजेस भी हमने इस्तेमाल किए, पॉलिटिकल लेवरेजेस भी इस्तेमाल किए, वो सारा कुछ किया।
अब उसमें होता क्या है कि कभी थोड़ी सी कमी आ जाती है वहाँ से, ये जो है ना, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है हमारा उसके पार से आती हैं, और कभी उसमें फिर दोबारा से एक सरगर्मी देखने में आती है। तो बिल्कुल ये एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी तरफ जाहिर है जो हिंदुस्तान कर रहा है, हिंदुस्तान तो मुसलसल अपनी वो पॉलिसी, वो क्योंकि वो इन ग्रुप्स को बिलवास्ता तौर पे, वो ग्रुप्स भी जो कि केपी में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, वो ग्रुप्स भी जो कि बलूचिस्तान में मुतहर्रिक हैं, जिससे BLA है या BLF वगैरह, ये सारे ग्रुप्स जो हैं, तो इन सबको जो है ना, ये एक हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से हिंदुस्तान और जो अफगानिस्तान है, दोनों जगह पे इनको जो सपोर्ट मिल रही है, और कई जगह पे और कई वजह से उसमें सिनर्जी आपस में उनकी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो पैसा हिंदुस्तान से काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। अब इस तरह की बात है, तो असले में बिल्कुल ये बात भी सच है कि वो जो अमेरिकन असला यहाँ पे रह गया था, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला था और बहुत जदीद तरीन असला था, तो वो भी जब इन ग्रुप्स को मिला, पहले तालिबान को मिला, फिर उनसे कुछ इन ग्रुप्स को मिल गया, तो वो भी अब जाहिर है उससे भी इनकी हिम्मत भी बढ़ गई है, उनकी इस्तेदाद भी बढ़ गई है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चैलेंज है जो कि जाहिर है कि कोई रातों रात खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान को इसके लिए एक सस्टेन्ड जो है ना, जो है हमें इसके लिए कोशिशें अपनी जो जारी एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और ब्रिगेडियर साहब, जब ये दौरा किया गया है तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक अहम बयान दिया, और उस बयान में कहा कि अफ़गानिस्तान या तो पाकिस्तान को चुन ले या फिर फितना अल खारिज को चुन ले। क्या लगता है आपको, क्या होने जा रहा है? जी हाँ, देखिए मैंने पहले भी इस पे बात की थी, लेकिन मेरे ख्याल में क्लैरिटी के साथ है, अभी उनको अफगानिस्तान को क्लियर होना चाहिए। और देखें कि एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कुछ लोगों को ये शक है कि वी डोंट हैव एनी अफगान पॉलिसी। अफगान पॉलिसी हमारी बड़ी क्लियर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब आए थे तो उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ अफगान पॉलिसी दी थी, और जिसमें ये चीज़ है कि हमने देखे पास्ट में हमारे क्या था कि मुआज़रत खाना रवैया, अपॉलजीज, ठीक है देख लेंगे, कर लेंगे, अच्छा रेफ्यूजीज को रोक लो, एक्सटेंड कर दो, तो वो बात नहीं है। अब ये है कि कोई स्टेटस को की बात नहीं है, स्ट्रेट अवे बात होनी है। एज ए पाकिस्तान ने एक्ट करना है एज ए हार्ड स्टेट के तौर पे। सो दैट्स वाई देखें अभी आप मूवमेंट देख रहे हैं, इलीगल अफगान्स भी जा रहे हैं, इवन डॉक्यूमेंटेड दे आर आल्सो गोइंग। सो पाकिस्तान के अपने मफाद में क्लियर मैसेज है अफगानिस्तान के लिए। सो मसाइल अब इसलिए भी अफगानिस्तान के लिए होंगे। देखिए चाइना ने भी अपना कंसर्न शो कर दिया है। ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, threatening China. Islamic movement of Uzbekistan operating inside Afghanistan, threatening Uzbekistan. Tehreek-e-Taliban, Tajikistan operating inside Afghanistan, threatening Tajikistan. दाइश जो है एक इंटरनेशनल थ्रेट है। अल कायदा जिसकी वजह से 9/11 के हमले इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान का, वो दोबारा वहां पे मजबूत हो गई है। उनका स्ट्रांग अलायंस है अफगान तालिबान के साथ और फितना और खारिज के साथ। सो एक अफगानिस्तान जो हम कह सकते हैं इट हैज बिकम एन एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, जो न सिर्फ रीजन के लिए खतरा है, खित्ते के लिए खतरा है, बल्कि आलमी अमन के लिए खतरा है। सो दैट्स वाई देखिए अमेरिका ने रिसेंटली पाकिस्तान को यही कहा है, दे विल कोऑपरेट विद पाकिस्तान ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। सो लाइकली ये होगा, सपोर्ट होगी, चाइना इसमें शामिल होगा और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स होंगी वो भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि देखें सबका इंटरेस्ट है पीस एंड स्टेबिलिटी, और सबका ये मानना है पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान मींस पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। हम पाकिस्तान में भी पीस एंड स्टेबिलिटी आएगी। सो पाकिस्तान जहां इनकी मदद करना चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली कि वो चाह नहीं रहे पाकिस्तान को फैसिलिटेट, दहशतगर्दों को फैसिलिटेट करें विद इन अफगानिस्तान। भी आप देखें डिवीजन है, हक्कानी इस नॉर्थ में बैठे हुए हैं, साउथ में मुल्ला हिब्बतुल्लाह कंधार में लोग बैठे हुए हैं। सो अंदर भी डिवीजन है, ग्रुप्स दरमियान में है। सो ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं अफगानिस्तान में जो आज से कुछ साल पहले एक स्ट्रगल थी फॉर पावर, हो सकता है नियर फ्यूचर आप वो हालात भी देखेंगे। सही। अच्छा जौहर सलीम साहब, ये कहिएगा कि जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि खित्ते के लिए ख़तरा है और साथ ही साथ आलमी अमन के लिए भी ख़तरा है, लेकिन हम देख रहे हैं कार्रवाइयाँ तो भरपूर तरीके से जारी होती हैं फितना और खारिज के ख़िलाफ़। क्या कहीं ना कहीं आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख इससे मुतासिर होती है? देखिए पाकिस्तान की साख जो है, साख तो बहुत अरसे से मुतासिर हुई है। साख इसलिए मुतासिर होती है कि उसमें जिन मुल्कों ने पाकिस्तान से इक़्तिसादी ताल्लुकात बनाने होते हैं तो वो समझते हैं कि यहाँ पे जो है ना इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ की वजह से क्रिएट हुई है, तो वो फिर उस तरह की आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आती
आपके पास ट्रेड उस तरह से नहीं आती, आपकी टूरिज्म उससे मुतासिर होती है। आप यहाँ तक देखें कि चाइना के साथ जो हमारा सीपैक का पूरा मंसूबा है, वो उससे किस तरह मुतासिर हुआ है। उसमें चाइना के जब इन्होंने चाइना के ऊपर खास तौर पे उन्होंने टारगेट किया, और वो इंडिया के एमा पे किया उन्होंने, जो है ना, चाइनीज इंजीनियर्स को, चाइनीज वर्कर्स को, तो उसकी वजह से भी बहुत से प्रोजेक्ट्स वो जो है मुतासिर हुए। और आपने कितनी बार देखा आपने कि चाइना ने इस पर जोर दिया कि उनके जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके जो है ना, उनको बहुत ज्यादा जो है ना, उनकी सिक्योरिटी जो सी है वो अंडरलाइन की उन्होंने, उसकी जरूरत। तो बिल्कुल उससे बहुत ज्यादा जो है, एक तरफ तो खैर पाकिस्तान का ये इमेज तो है दुनिया में कि हम जो है ग्लोबल टेरर जो है उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं, और पाकिस्तान में जो उनसी जो इतनी ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो भी दुनिया के सामने है। लेकिन उसके साथ ही साथ आज की दुनिया में अगर आपके मुल्क में इस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हों और उसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही हो, तो उससे आपका मुल्क जो है वो इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक एक लूप है, दुनिया की जो सारी जो तजारत है, जो इक्तिसादियात है, उसमें आप उस तरह से फिर उससे थोड़ा सा आइसोलेट हो जाते हैं। और देखें हमारी इकॉनमी ने कितना किया। आप देखें कि इस पूरे खत्ते में हिंदुस्तान की अगर इकॉनमी देखें कितनी, वो 6-7-8% के हिसाब से वो GDP बढ़ती रही। आप बांग्लादेश की देखें, वो भी 6-7-8% के हिसाब से। श्रीलंका की वो क्राइसिस के बावजूद भी जो है ग्रोथ वापस आ गई है। बाकी भी जो मुल्क हैं रीजन के, उसमें भी इसी तरह है। लेकिन पाकिस्तान जो है, अगर पिछले 20 साल का हम लगा लें तो हमारी शायद 2% की एवरेज बनती है। तो वो हमें तो बहुत ज्यादा जो है ना, हमारी तो पूरी जो है ना पाकिस्तान की जो इक्तिसादी तरक्की है उसकी वजह से उसका सफर रुक गया था इसकी वजह से। और पूरी दुनिया में जो हमारा इमेज था कि एक ऐसा मुल्क जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी बन सकता है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी यंग पॉपुलेशन है, वो सारी जो हमारे प्लसेस थे वो उन पे एक ये दहशतगर्दी जो इंडिया और अफगानिस्तान से एमिनेट कर रही है, उसकी वजह से उस पे एक जो है ना दुनिया के लिए क्वेश्चन मार्क बन गया था कि क्या पाकिस्तान वाकई इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन और टूरिज्म की और ट्रेड की डेस्टिनेशन के लिए बेहतरीन मुल्क है कि नहीं। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में कहीं ना कहीं दहशतगर्दी रुकावट है? जी हाँ, देखिए कि मेनली तो अभी तो दहशतगर्दी है। तो हमारी तवक्को ये थी ना कि अब अफगान तालिबान आए थे तो हमने यहाँ खुशियां मनाई थी और हमने कहा था कि अब तालिबान आए हैं तो हमारा एटलीस्ट वेस्टर्न फ्रंट क्लियर होगा और हमें 2 फ्रंट का वाला मसला नहीं होगा। लेकिन यही ख्वाहिश थी प्रेसिडेंट दाऊद की, और ये उन्होंने माय एनिमीज एनिमी में अविनाश पलीवाल ने लिखा है कि दाऊद ने ये कहा कि मैं वेस्ट से इनको लड़ता हूं, आप ईस्ट से फिक्स करें तो वी कैन फिक्स पाकिस्तान। सो इनकी उस वक्त से ऐसी सोच थी। पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट नहीं किया इन लोगों ने, और दैट्स वाई वो थी। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि टेररिज्म इज द मेजर कॉज है मेरे ख्याल में, और तो इसको हम एड्रेस करें, बाकी तो सानवी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल में इट इज नो बेटर इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के लिए, और वहाँ पे रियलाइजेशन तालिबान को होने चाहिए। उनको हमने अकोमोडेट किया, इधर से बैठ के इधर से लड़ते रहे हैं जी हैं। आज जो नाम है वो हमारी वजह से है, लेकिन इसके बावजूद अब पाकिस्तान के सपोर्ट न करें और हमें जेस्चर ये दे दें कि वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो रियलाइजेशन अभी भी होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टिल जो चाहेगा कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो, पीस हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन ये डिपेंड करता है अफगान तालिबान पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आकर बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल पर। पंजाब के बाद अब जो सैलाबी रेला है वो सिंध में दाखिल हो गया है, उसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पंजाब के बाद अब सिंध में सैलाब ने जोर पकड़ लिया है। सवाल ये है कि हम हर साल इसी अलमिये का शिकार क्यों होते हैं। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, दर्जनों शहर और बस्तियां पानी की लपेट में है। पंजाब में 13 लाख एकड़ ज़रई रकबा तबाह हो गया, सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब हैं, अमवात 100 से तजावुज़ कर चुकी हैं। मगर क्या रियासत वाकई ये नुकसान बर्दाश्त कर सकती है, या हम एक ऐसे दायरे में फंस चुके हैं जहां नुकसान के बाद सिर्फ वादे रह जाते हैं। रहीम यार खान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साल की उन्होंने यकीन दहानी ये कराई है कि लोधरा में ड्रोन से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, मगर मुजफ्फरगढ़ में एक बाप बेटे को बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठा है। ये लम्हा फिक्रिया है कि टेक्नोलॉजी और एलानात के बावजूद अवाम अब भी अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद मैदान में
क्यों उतरते हैं? क्या ये हमारी रियासती कमज़ोरी नहीं? मुल्तान, शुजाबाद, जाम खान चोरो और इसके साथ साथ दीगर जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर पानी ने राज किया हुआ है, बिजली और गैस मुअत्तल है, लोग खुले आसमान तले बैठे हैं। सवाल ये है कि क्या हम हमेशा दूसरों के रहमो करम पर रहेंगे या अपनी मंसूबाबंदी, डैम्स और हिफाजती इक़दामात के ज़रिए मुस्तकिल हल निकालेंगे? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इन्वायरमेंट एक्सपर्ट मरियम शब्बीर साहिबा ने। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट नसीर मेमन साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नसीर मेमन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। जो सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, पहले पंजाब में सैलाब ने तबाहकारियां की हैं और अब वो सिंध में दाखिल हो चुका है, वहाँ पर अब तबाहकारियां उसकी जारी हैं और सैलाब ने ज़ोर पकड़ लिया है। क्या ये सैलाब आता रहेगा और इसको हम सिर्फ ये कहते रहेंगे कि ज़्यादा बारिशों की वजह से, दरियाओं में तुग़यानी की वजह से ये इतना सिलसिला ख़राब हो जाता है, ये सूरत हाल इख्तियार कर जाता है, या फिर इसमें हमारी भी कोताहियाँ शामिल हैं, हमारी पॉलिसी और मनसूबाबंदी की भी नाकामी है? बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त सिंध में सैलाब दाखिल हुआ है, लेकिन अब सैलाब का बड़ी हद तक जोर टूट गया है। आज शाम 4 बजे का जो डेटा मैंने देखा है तो शुक्र करने की बात है कि पंजाब में ऊपर से नीचे तक जितने भी बैरेजेस हैं, तीनों बड़े दरिया जो पिछले दिनों तबाही फैला रहे थे वो बिल्कुल अब निचली सतह पे आ गए हैं। उनके फ्लोज नॉर्मल से भी नीचे हो चुके हैं। तो उम्मीद ये है कि जितना हमें पाकिस्तान को नुकसान होना था, स्पेशली पंजाब को, वो तकलीफदा मरहला अब गुजर चुका। सिवाय इसके कि जो हम सदर्न साइड पे जैसे जाते हैं इलाके में, वहाँ पे अभी काफ़ी जगहों पे पानी को निकलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। वहाँ लोगों की तकलीफ है, वो कुछ दिन मुझे लगता है और चलेगी, लेकिन उसके बाद बतदरीज बेहतरी होगी। सिंध में आज गुड्डू में तकरीबन 5.5 लाख से ऊपर का फ्लो गया है। अगस्त में गुड्डू 5.5 लाख का फ्लो 2 मरतबा गुजार चुका है। तो अब ये इसको हम, वैसे तो हाई फ्लड है, बट ये कि वो खतरे वाली बात नहीं है कि खुदा न खास्ता वो कोई तबाही फैला दे। लेकिन जो लोग दरिया के अंदर कच्चे में रहते हैं, जाहिर है पानी के रास्ते में बैठे हैं, वो बेघर होते हैं टेम्परेरली, 1 महीना उनको लगेगा। ये मुझे लगता है सितंबर के आखिर तक पानी का फ्लो चूंकि स्लो हो गया है, सितंबर के आखिर तक ये 4 से 6 लाख क्यूसेक सिंध में चलेगा, कोटली से नीचे तक। अच्छा। इस दौरान जो हमारे लाहौर से ऊपर सेंट्रल पंजाब, अपर पंजाब और फिर साउथ पंजाब में भी जो तबाही और नुकसान हुआ है, आपने जो बुनियादी कलीदी सवाल है कि क्या ये सिर्फ कुदरत को हम मुर्द इल्जाम ठहराते रहे कि उन्होंने वहां से बड़ी सैलाब आया, बड़ा पानी आया, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन साइड पे बेतहाशा गैर मामूली बारिशें हुई। उनके तीनों डैम भरे और उसके बाद वो पानी डैमों से पलट के हमारे पास आया और तीनों दरियाओं में बहुत बड़ा सैलाब था। चनाब तो 10.5 लाख से ऊपर चला गया था, जो बहुत बड़ा सुपर फ्लड है चनाब के लिए। तो इससे जो हमने सबक सीखा है, अब उस पर बड़ी हद तक इत्तेफाक राय पाकिस्तान में पाया जाता है कि शायद पानी तो ज्यादा था, दरियाओं के साथ बैरेजेस की कैपेसिटी भी हमारी अच्छी भली है। 8.9 लाख 10 लाख क्यूसेक का पानी कादराबाद, त्रिमू, ये सारे निकाल सकते हैं, उनकी कैपेसिटी है। लेकिन मसला वहां पे हुआ जब ये पानी फंस गया, और फंसा इसलिए कि वो हमने उसके पूरे बहाव के रास्ते खुले हुए नहीं छोड़े। अब तो बहुत डेटा सामने आ गया है, 2-4 चीजें सामने आई हैं। बहुत सारी आबादियां, सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज बड़ी अमीरों की, वो तो हैं शहरों के करीब, और बाकी जो रूरल एरियाज में जहां जहां जाएं तो वहां पे पॉपुलेशन की वजह से वहां पे बस्तियां बनी हैं, खेत खलियान बने हैं, तो उसकी वजह से पानी फंसा है, पानी की मूवमेंट स्लो हुई है, उसने बैक फ्लोज भी किए हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो दरियाओं के ऊपर पुलें बनी हुई है ना, उनका भी कोई किसी वक्त ऑडिट, हमें टेक्निकल और क्लाइमेटिक ऑडिट कराना चाहिए। उन्होंने दरियाओं के रास्ते तंग किए हैं, लोगों को तो मिलाया है, लेकिन उनके डिजाइन में एक मैं हवाला देता हूँ, बाबा फरीद पुल है, मंचनाबाद और पाकपतन को मिलाती है, उसी को एक एग्जांपल ले लें। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसानी आबादियां, रुकावटें, सही, मतलब कहीं ना कहीं हमारी कोताहियां भी इसमें शामिल हैं। मरियम साहिबा, पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपट रहा है और संगीन सूरत हाल है। क्या रियासत ने आलमी फोरम्स पर मौसर इकदाम में अपना मुकदमा ये पेश किया है?
जी देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर अब ये है कि पाकिस्तान ने जब भी अपना मुकदमा लड़ने की कोशिश की है, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का वेट कर रहे होते हैं। अब ये देखें कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ आपकी नवंबर या दिसंबर में होती है, आजकल कुछ सालों से नवंबर में हो रही है। तो मेरा ख़्याल है कि उसका वेट नहीं अब करना चाहिए, आपके जितने स्ट्रैटेजी थोड़ी हमें चेंज करनी चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेरिस एग्रीमेंट या लॉस एंड डैमेज फंड या क्लाइमेट एडेप्टेशन फंड में उतना कंट्रीब्यूशन बाकी ममालिक का नहीं होता क्लाइमेट जस्टिस की मद में जितना जो है वो होना चाहिए क्योंकि उनकी वेल ही नहीं है बाकी कंट्रीज की कि वो आपके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। तो करना पाकिस्तान को थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करके ये चाहिए कि जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट्स अब्रॉड हैं, उनको डिप्लोमेटिकली जो है वो मीटिंग्स करने की ज़रूरत है, जो काउंटर पार्ट्स जिन मुल्कों में वो हैं और जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स आपके मौजूद हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपके पाकिस्तान में फिजिबिलिटी स्टडीज़ उनके थ्रू आप करवाएँ और उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बाकायदा जो है वो उनको सबमिट करवाएँ कि लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, गाँव लेवल पर, शहरी लेवल पर आप किस तरह से लोगों को रिहैबिलिटेट कर रहे होंगे, क्लाइमेट रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए। कुछ यानी कि रिसर्च की मद में आपको पैसा चाहिए, कुछ आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम की उसमें चाहिए, कुछ आपको लोगों को रिहैबिलिटेट करने की चाहिए, कुछ किसानों को इंश्योरेंस के फॉर्म में चाहिए आपकी। तो बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिन पे जो है वो आपके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका डैमेज हुआ है उसकी मद में भी ऑफ कोर्स आपको चाहिए, लाइफ स्टॉक लोगों का जो चला गया, फिर जो हेल्थ क्राइसिस उसकी वजह से आपके आ रहे हैं उस पे भी चाहिए। तो डिफरेंट डायमेंशन से जो है वो रेलिवेंट जो जितने डिपार्टमेंट्स बाहर के ममालिक के हैं उन सब से जो है वो डिप्लोमेटिकली मीटिंग्स करके उनको कन्विंस करें कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो फेस कर रहा है। क्योंकि अगर हम पूरे साल का वेट करते रहें कि साल के एंड में बताएंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और साथ-साथ अगर मैं ये आपको बताऊँ कि जो पाकिस्तान बताता है उसमें नॉन इकोनॉमिक लॉसेस बड़े कम कवर करता है। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ हाई टाइम कि हम नॉन इकोनॉमिक लॉसेस को भी इनकॉर्पोरेट करें नेगोशिएशंस के दौरान। मिसाल के तौर पे आप देखें कि ये जो लोग जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार होते हैं। आप देखें कि एक ही ख़ानदान के अगर 10 से 12 लोग चले गए या 24 लोग चले गए, ये बड़ा ट्रॉमा है। और आपकी एक जो हेल्दी सोसाइटी जो एक एग्रेशन हमारे बिहेवियर्स में वक़्त के साथ-साथ नज़र आ रहा है, ये इसी बात का नतीजा है कि हम ज़हनी तौर पर इतने अच्छा, ज़्यादा मरियम हेल्दी साहिबा, नहीं आपने रहे हैं। और स्ट्रेटजी चेंज की भी बात की है, तो स्ट्रेटजी चेंज किस तरह से की जाए और क्या उसके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है और ये पहले से क्यों नहीं किया जाता? हम सिर्फ एक सानहे के इंतज़ार में क्यों लगे रहते हैं? जी मेरा ख़्याल है कि इसका ताल्लुक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी डायरेक्टली रिलेटेड होता है और पॉलिटिकल विल से भी डायरेक्टली रिलेटेड होता है। आप ये देखेंगे गवर्नमेंट्स जो है वो थोड़े से 3-4 साल के अरसे में चली जाती हैं तो वो इतना ज़्यादा ध्यान क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ के ऊपर नहीं देती हैं। और आप ये देखें कि अभी करंट गवर्नमेंट का भी अगर देखें तो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री एक मज़ाक के तौर पे आपकी लगती है कि जो अपॉइंटमेंट्स उसमें हुई थी, आप देखें कि पहले कोऑर्डिनेटर साहिबा को लगाया, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर को काफ़ी अरसे बाद लगाया और बहुत अरसे बाद फिर ये मुसद्दिक मलिक साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनको लगाया। तो जिस मिनिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट काम है जिसके बेस पे आपकी इकोनॉमी पूरे मुल्क की जो है वो सफ़र कर रही है, उस पे अपॉइंटमेंट्स आप इतनी लेट करेंगे, आपकी सीरियसनेस इस किस्म की गवर्नमेंट्स की होगी तो फिर उस पे काम क्या ही होगा। तो एक तो कुछ ये भी आपके प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा ये है कि ये जो हमारी आफात हैं सैलाब की सिर्फ अगर हम बात कर लें तो ये कोई नई नहीं है पाकिस्तान में। जितने क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वाटर एक्सपर्ट्स हैं, ये काफ़ी गवर्नमेंट को जो है वो गाइड करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन बात वही आती है कि गवर्नमेंट नहीं आती है तो वो नया सिलसिला बिल्कुल शुरू हो जाता है। पिछली गवर्नमेंट उठा के देखती नहीं कि क्या प्रोजेक्ट्स थे क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट रिलेटेड। तो आई थिंक करना ये चाहिए कि मूविंग फॉरवर्ड के जो आपके टेक्नोक्रेट्स होते हैं ऑफिस में बैठे, क्योंकि वो तो आते जाते नहीं रहते आपके, वो तो रहते हैं अपनी जो भी गवर्नमेंट हो, तो उनको ट्रेन करके उनके थ्रू इन प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन करवानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन पर थोड़ा सा ये भी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी ये भी हमें चेंज करनी पड़ेगी कि ये जो ACDCs के ये जो काम है आवाम की खिदमत करना, इनके प्रोटोकॉल्स और टिकटॉक स्टाइल पर दिस इज सीरियस टाइम कि इनको थोड़ा सा चेंज किया जाए। क्योंकि आपका काम जो है वो लोगों की खिदमत करना है, ना कि अपने लाइफस्टाइल का एक जो है वो शो करना है। तो थोड़ा खिदमत सा तो की मोरली जा रही है, दौरे भी किए जा रहे हैं और जो कैंप्स का दौरा है वो भी किया जा रहा है। नाज़रीन, सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर मजीद डिस्कशन को आगे चलाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नसीर मेमन साहब की जानिब आऊँगी। आप कहिएगा कि सैलाब जब आता है वो सिर्फ एक रेला नहीं है, ज़री मईशत को भी डबो देता है और काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। हुकूमत के पास ज़री मईशत को ज़रूरी बहाली के लिए तवील मुद्दती मनसूबा क्यों नहीं है? जी, ये बहुत हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि हमारी ब्रेड बास्केटें, ये इलाके जहाँ पे सैलाब आते हैं, इन्हीं दरियाओं पे आपाशी और इरिगेशन एग्रीकल्चर होता है।
और इस मर्तबा हम देख रहे हैं कि खुदा न खास्ता मुझे आगे एक बड़ा फूड इन्फ्लेशन भी नजर आ रहा है, एक्चुअली अभी से शुरू हो चुका है। अच्छा। और इसमें है दुनिया के अंदर अब इसके ऊपर भी मॉडल्स हैं कि क्या किया जाए। देखें, सैलाब आता है तो जो खड़ी क्रॉप है उसको तो नुकसान पहुंचता है, लेकिन इमीडिएट इम्पैक्ट होता है उस फार्मर के ऊपर जिसका तो लाइवलीहुड भी खत्म हो जाता है। तो दो चार चीजें करने की, एक तो ये कि हमें क्रॉप इंश्योरेंस की तरफ जाना चाहिए, उसके मॉडल्स एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। वो चैलेंजिंग होता है, जाहिर है उसके लिमिटेशंस भी बहुत है, बट आई थिंक दिस इज समथिंग जिस पे गवर्नमेंट को सीरियसली काम करने की जरूरत है कि इमीडिएटली फार्मर को रिलीफ मिले। दूसरी चीज ये है कि फार्मर का सिर्फ लाइवलीहुड या जो उसके पास जमाशुदा जखीरा छोटा बहुत होता है वो चला जाता है या खड़ी फसल जाती है, अगली फसल रिस्क पे आ जाती है। अभी इन तमाम जमीनों के अंदर जहां 10-10, 20-20 दिन, महीना पानी खड़ा रहेगा तो वहां पे डीप डिपॉजिट्स हो जाते हैं सैंड के, और इसके जो सिल्ट आती है तो 6-6 इंच 1-1 फुट तक के आ सकते हैं। तो उनको लैंड डेवलप करना होगा अगले क्रॉप के लिए। अब जो पिछला क्रॉप वो उससे 2-4 पे मिलते हैं तो अगले पे लगाते हैं ना, तो उनको आप नहीं, आपको सब्सिडी या इमीडिएटली पैसे देने पड़ेंगे कि आप बीज की सपोर्ट और फर्टिलाइजर की सपोर्ट देनी पड़ेगी, मशीनरी की सपोर्ट देनी पड़ेगी, ताकि आगे रबी की अहम क्रॉप हमारा स्टेपल फूड व्हीट का सीजन आ रहा है वो भी रिस्क पे आ गया है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इस पे हमें जामा पॉलिसी और हिकमत अमली चाहिए। हर मर्तबा सैलाब के बाद हम सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। सर यही सवाल है ना कि सैलाब के बाद क्यों सोचा जाता है, कोई भी सानेहा या हादसे के बाद क्यों सोचा जाता है कि हमारी हिकमत अमली क्या होगी, फिर स्ट्रेटेजी बना ली जाती है, पहले से क्यों नहीं अमली इक़दाम किए जाते? उसकी वजह यह है कि हम कुदरती आफात को, ये बल्कि मैं तो इंसानी आफात कहता हूँ, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। वो मानसून के 2 महीने में हम जागते हैं और उसके बाद बाकी 10 महीने या अगले मानसून का इंतजार करते हैं या पिछली का मातम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये कोई ठीक कर रही थी मरियम साहबा, कोई पहला सैलाब है हमारी तारीख का, पता नहीं कितने सैलाब हमें इस मुल्क में भुगते हैं, यही तबाहियां, यही दास्तान, कोई हिकमत अमली नहीं है। अवलियतें नहीं है, बदकिस्मती से अवलियतें कुछ और हैं। जब आपकी अवलियत अपना अपनी अवाम अपनी धरती लोग नहीं होंगे तो फिर वो तब जागेंगे जब सानिया हो चुका होगा। ये रविश है, ये ठीक नहीं करेंगे तो हर साल इसी का शिकार रहेंगे। सही। मरियम साहिबा, डैम्स और ज़खायर की कमी आज लाखों एकड़ ज़मीन और बस्तियों के डूबने की बुनियादी वजह क्यों मानी जाती है? जी, देखिए डैम्स पे मेरा थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आप ये देखें कि जितने भी दुनिया में डैम्स की कंस्ट्रक्शन हुई है, ये बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट आपकी होती है, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह का होता है। हम पहले ही रो रहे हैं कि पुलों को देखना चाहिए, जो होटल्स हैं दरियाओं के ऊपर उसको देखना चाहिए, जो आपकी बाकी कंस्ट्रक्शंस हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़, उनको देखना चाहिए वो किस तरह से आपका जो है वो डैमेज कर रहा है एनवायरनमेंट के लिए। तो इसी तरह आपके जो डैम्स हैं वो ठीक है, वो एक रिजर्वायर का काम कुछ लोकेशंस पे करते हैं फिजिबिलिटी के लिहाज से, लेकिन वो आपके बहुत ज़्यादा इन द लॉन्गर रन बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान में ओरिजिनली जो आपके डैम्स इस वक्त बने हुए हैं बड़े बड़े, उनकी कैपेसिटी 30 साल के बाद कम हो गई है। उसमें सेडिमेंटेशन और सिल्टेशन का प्रोसेस होता है जो जमता जाता है नीचे आपके सरफेस के ऊपर और आपकी पानी की कैपेसिटी को कम करता जाता है। और 30 दिन की मेरा ख्याल है कि इसमें कैपेसिटी है जो एग्जिस्टिंग डैम्स है। इसके अलावा आप देखें कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं आपकी, इसमें आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इवेपोरेशन रेट भी आपका बहुत ज़्यादा होता है अगर आपका पानी स्टोर भी है डैम्स में। तो आई थिंक डैम्स की कन्वर्सेशन में पॉलिटिसाइज करने के बजाय जो अभी तक पॉलिटिशियंस के दरमियान चल रहा है, एक्सपर्ट्स के थ्रू पहले फिजिबिलिटी स्टडी करवानी चाहिए कि क्या इन द लॉन्गर रन वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा या नहीं होगा। मिसाल के तौर पर काफ़ी बहस छिड़ी थी ये जेहला, मिंडस और चिनाब के ऊपर करने की डैम्स की, लेकिन जियोलॉजिकली मेरे ख्याल है कि इंजीनियर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जियोलॉजिकली मुझे नहीं लगता कि पंजाब के ऊपर बिगर डैम्स आपका एक सोल्यूशन है, बल्कि आपका जो मिनी डैम्स हैं, जो आपके चेक डैम्स हैं, अगर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर काम कर लिया जाए तो आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, आपके जो वेटलैंड्स होते हैं, जो रिचार्ज पाकिस्तान प्रोग्राम है उसके अंडर जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ग्राउंड में इस तरह की आपकी वाटर एब्जॉर्प्शन का जो है वो सिलसिला जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। आई थिंक इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, दरख्त लगाना मकामी, क्योंकि दरख्त आपकी रूट्स जो होती हैं वो ज़मीन को जकड़ के रखती हैं और सैलाब में एज अ
नेचुरल बैरियर एक्ट करता है, यानी कि उसकी स्पीड को स्लो करता है अगर ज़्यादा सारे आपके दरख्त लगे हुए हों, लेकिन मकामी लगे हुए हों, ना कि आप इस्लामाबाद में जैसे पीपल मरबली लगा दिया। डोमेस्टिक जो आपके दरख्त हैं वो अगर लगाए जाएँ तो वो भी आपकी ज़मीन को मजबूत करते हैं, जकड़ के रखते हैं और पानी के फ्लो में मददगार साबित होते हैं। तो कुछ इस तरह के नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, हमें उनकी तरफ मूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप रिसेंटली देखें जो रिसर्चेज़ हैं आपको बताती हैं, इवन चाइना में भी जो बहुत येलो रिवर के ऊपर मेगा डैम्स है, उसमें भी रिसर्चेज़ सामने आई हैं कि जियोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा तबाहियाँ अब आगे की तरफ मचाने का उनका खतरा है। जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नसीर मेमन साहब, हम ये देखते हैं कि कोई भी हादसा होता है, कोई भी कुदरती आफात आती हैं, उसके बाद हम आलमी इदारों की मदद के मुंतज़िर रहते हैं। अगर आलमी इदारे हमारी मदद ना करें तो क्या पाकिस्तान के पास अपने वसाइल से ये सैलाब या कोई भी हादसा या कोई भी आफात से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली मौजूद है? हमारे पास इतने तो वसाइल हैं कि हम क्लाइमेटिकली अप्रोप्रिएट अपनी प्लानिंग को ठीक करें और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को ठीक करें। हम वही स्कूल, वही अस्पताल, वही सड़क, वही पुश्ता जिस पे अभी भी पैसे खर्च करते हैं, उसका डिजाइन अगर हम क्लाइमेटिकली सेंसिटिविटी के साथ अलाइन कर दें क्लाइमेट के साथ, तो यही हमें उससे बचाएगा जितने भी हमारे पास तबाहियां आ रही हैं। ये क्लाइमेट एडेप्टेशन नाम ही इसी चीज का है। और मेरा ख्याल है कि अभी तो जो डिजास्टर की जो इस वक्त की असेसमेंट होगी, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट एक होती है, उसके बाद पता चलेगा कि स्केल ऑफ डैमेज क्या है। वैसे इंटरनेशनल डोनर जनरस नहीं रहा। 2022 में $11 अरब फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ अनाउंस किया था, शायद $3-4 अरब मुश्किल है, वो भी कर्जा है। तो मेरा ख्याल है हमें अपने वसाइल का सिर्फ जिम्मेदाराना और ठीक इस्तेमाल करें, तो इसी पैसों से हम अपने आप को आफतों से कदरे मुकम्मल तौर पर नहीं बचा सकते हैं। और अभी मरियम साहब ठीक कर रही थी कि हम ये स्टील और कंक्रीट के बड़े डैम स्ट्रक्चर के बजाय ये पैसा लगाएं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट से अलाइन करें। दरख्त जो कि नेचुरल चीज है, आपके कौन से अरबों रुपए चाहिए डैम की तरह, आप दरख्त ठीक लगाते और पिछले ना कटने देते, आज इतना हमारा नुकसान ना होता। और बहुत सारी चीजें हम इसी पैसों से कर सकते हैं। एडेप्टेशन की स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की बनी हुई है, स्ट्रेटेजीज बहुत हैं, पॉलिसीज बहुत हैं, कवानीन बहुत हैं, अमल नहीं है। सही। मरियम साहिबा, आपका इसके ऊपर क्या स्टैंड है? जी बिल्कुल, आप ये देखें कि कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हैं जिसमें तो बिल्कुल भी पैसा नहीं चाहिए, जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं आपके तौर पे, मिसाल के तौर पे डिफॉरेस्टेशन की तरफ जो नुक्ता उठाया कि आप देखें कि डिफॉरेस्टेशन जो 78% आपका इस मुल्क में है, वो आपका लॉगिंग की वजह से हो रहा है, इनके टिम्बर माफिया इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर आप उसी को कंट्रोल करें और जो आपके बिलियन ट्री सुनामी और जो ग्रीन के नाम से इस गवर्नमेंट ने ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम शायद नाम रखा हुआ है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को आप इम्प्लीमेंट करें एक्सेलरेटेड रेट से। और सिर्फ ये नहीं है कि आप दरख्त लगा के फोटो सेशन करके आ जाए, बल्कि उसके फिर जो लोकल कम्युनिटीज हैं ओनरशिप उनको दें, ऐसा स्टूवर्ड्स वो एक्ट अगर करें, उसकी हिफाजत करें, उसको पानी दें और उससे जो भी फायदा है, चाहे फलदार दरख्त है तो लोकल कम्युनिटी उससे फायदा उठाए, अगर ईंधन प्रोड्यूस करना है इन द लॉन्गर रन वो उससे फायदा उठाए, तो आपका इससे फिर फायदा होगा। उससे होगा ये कि अगर टिम्बर माफिया वाले काटने की कोशिश भी करेंगे तो जो आपकी लोकल कम्युनिटीज जिनके पास ओनरशिप होगी वो उनको नहीं उस तरह से काटने देंगे। साथ ही साथ हमें जो है वो दूसरा ये भी हमें देखना पड़ेगा जिसके लिए हमें पैसा नहीं चाहिए, वो ये है कि आप जो है वो स्कूल लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाएं क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म चेंज आपका उसी से आएगा। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपको बहुत पैसा नहीं चाहिए, आप स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के थ्रू गवर्नमेंट इंसेंटिव रखिए और जो यंगस्टर्स हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अराउंड की करें, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वो इस तरह का कर सकते हैं कि आपको कचरा नजर नहीं आएगा, जो सैलाब में अभी बीमारियों का सबब भी बहुत बन रहा है क्योंकि आपके पानी में बहुत ज्यादा कचरा है। तो बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी हैं जिसमें आपकी विल चाहिए और स्ट्रैटेजी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन की, उसके लिए पैसा आपको नहीं चाहिए। स्ट्रैटेजी भी हमें चेंज करने की जरूरत है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।